गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सी के नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताया था और अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू किस तरीके से डेटा आइटम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होगा, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम स्ट्रक्चर का यूज़ प्रोग्राम लिखने में और अपना कोड बनाने में करते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए हमें अगर एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज़ को अगर स्टोर करना होता था तो हम एरे का यूज़ करते थे, लेकिन अगर मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स वैल्यू को एक साथ स्टोर अगर करना है तो उस समय हम कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी का या कौन से ऐसे फीचर का यूज़ करेंगे सी में जो हमें इस टाइप की वैल्यूज़, इस टाइप का कलेक्शन करने में हमारी मदद करेगा। तो हमें सी में स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक समय में एक साथ डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि हम एरे का यूज़ करते हैं, तो एरे में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम एक समय में अलग अलग डेटा टाइप को एक साथ एक जगह पर कलेक्शन कर सकते हैं, एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो सी के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमको इसकी नीड आखिर क्यों पड़ी और किस लिए हमको स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना है तो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसके लिए हमें उसकी, मान लीजिए हमें उसका नेम रखना है, उसकी एज रखनी है, उसका रोल नंबर रखना है, उसकी मार्क्स रखना है। और अगर हम स्टूडेंट के किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमको ये सारे रिकॉर्ड एक साथ एक समय में चाहिए होंगे। मतलब रोल नंबर, अगर मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ले रही हूँ तो रोल नंबर के साथ उसका मार्क्स, उसका नेम, उसका एज, जो भी वैल्यू है वो एक बार में एक समय में एक्सेस होगी। तो इसलिए इसे एक एंटिटी कहा जाता है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है तो मैं उसकी हर एक वैल्यू को एक साथ एक्सेस करना चाहूँगी। अगर हम किसी स्टूडेंट के रोल नंबर से उसका नेम, मार्क्स और उसकी एज अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इस टाइप का कलेक्शन हमें क्रिएट करना होगा। और उसके लिए सी में हमारे पास है स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ऐसी फंक्शनैलिटी देता है, ऐसे फीचर्स देता है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स को या डिफरेंट डेटा टाइप्स पर डिपेंडेंट डेटास को एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसे एरे से किस तरीके से करेंगे ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव लेके दोनों कंडीशंस पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटी नहीं है तब इसे हम एरे से किस तरीके से हैंडल करेंगे, और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। और दोनों के कंपैरिजन से हमको ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर हमारे लिए क्यों बेस्ट तरीका है डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक जगह कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है और मैंने यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया है स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट एंटिटी क्रिएट की है और उसके बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो हम एरे का यूज़ करके किस तरीके से उस स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे पास
एरे का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन सी दिक्कतों का या कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी का हमको फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर का जब यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी मतलब क्या हमारे लिए अच्छा यूज़ होता है स्ट्रक्चर का एरे के कंपैरिजन में। क्योंकि एरे जो है वो वन टाइम में सिर्फ एक ही डेटा आइटम्स की मतलब एक ही डेटा टाइप्स के डेटा आइटम्स को कलेक्ट करता है। तो अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना है तो मुझे रोल नंबर के लिए, और स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ, ओनली वन पर्सन नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की अगर के लिए रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो मुझे हर एक एंटिटी के लिए, हर स्टूडेंट के हर एक वैल्यूज़ के लिए, चाहे वो उसका नाम हो, चाहे वो उसका एज हो, चाहे उसका रोल नंबर हो, चाहे उसका एड्रेस हो, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हर एक के लिए मुझे उतने एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारे लिए स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एरे हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। In a C, there are cases where we need to store the multiple attributes of an entity. It is not necessary that any entity has all the information of one type only. जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एक ही टाइप की वैल्यूज़ कंटेन करें। जैसे कि नेम जो है वो कैरेक्टर वैल्यूज़ रखेगा, रोल नंबर जो है वो इंटीजर वैल्यू रखेगा, मार्क्स जो है वो फ्लोट वैल्यू रखेगा। तो हर एक एंटिटी का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो रिकॉर्ड मतलब जो एंटिटी के लिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं और उन रिकॉर्ड्स का नेचर भी एक जैसा हो। इट कैन हैव different attributes of different data types. For example, an entity student may have its name जो कि string variable में आता है, roll number integer variable, marks in a float data types. To store such type of information regarding any entity student, we have the following approaches. हमारे पास दो अप्रोच है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। पहला कि कंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल एरे फॉर स्टोरिंग नेम्स, रोल नंबर एंड द मार्क्स। ये एक तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हमारे लिए कुछ ड्रॉबैक्स है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड तरीका है हमारे पास यूज़ अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो सेकंड जो है वो हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब स्ट्रक्चर डेटा टाइप के बारे में बताएगा। तो हम पहले फर्स्ट अप्रोच के थ्रू ये देखते हैं कि हमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी या क्या ड्रॉबैक है जो एरे के, अगर हम अपने स्टूडेंट एंटिटी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच में मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जहाँ पर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैंने 3 रिकॉर्ड्स के नेम, मतलब 3 स्टूडेंट के लिए 3 एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट किए हैं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। और इन सब के लिए मैंने एरे यूज़ किया है वॉइड मेन। उसके बाद मैंने एरे वेरिएबल लिया है। तो एरे वेरिएबल जो है नेम के लिए वो है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग क्रिएट किया है। 2 डायमेंशन स्ट्रिंग है। 2 डायमेंशन स्ट्रिंग से हमारे पास हम 2 डायमेंशन कैरेक्टर नेम का यूज़ करके स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करेंगे जिनका डायमेंशन है 2/10 का। और सेकेंड मेरा जो एरे है वो है हमारा रोल नंबर, जो कि रोल नंबर है जिसका साइज़ है 2 का, 1 डायमेंशन एरे है। और नेक्स्ट है हमारा फ्लोट मार्क्स, उसकी भी साइज़ हमने दी है 2। और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक डमी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो एरे का यूज़ करके हम एरे के लिए हमको काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए मुझे एक काउंटिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आई जो है वो मेरा काउंटिंग वेरिएबल होगा। और डमी जो है वो मेरा कैरेक्टर नाम को जो हमारा कैरेक्टर वैल्यूज़ है उनको स्टोर करके रखेगा। तो डमी मेरा कैरेक्टरिंग एरे वेरिएबल को स्टोर करने का एक टेम्पररी वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लूप स्टार्ट किया है। लूप की वैल्यू हमने स्टार्ट की है 0 से, क्योंकि हमारा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 3। हमारी जो वैल्यूज़ है हमने देखा है कि हमने 2 डायमेंशन वैल्यूज़ ली हैं, तो हमारे पास 2 रो की ही वैल्यू है। तो i इज़ लेस देन 3, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी 0 इज़ लेस देन 3, हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे प्रोग्राम के फॉर लूप ब्लॉक में आएगा, हमारे फॉर लूप के ब्लॉक में एंटर करेगा। और यहाँ इसके थ्रू हम इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने जो एरे वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं जैसे नेम, रोल नंबर और मार्क्स, उनके लिए हम यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है, इनपुट स्टेटमेंट लिखा है, जिसके थ्रू हमारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे नेम वेरिएबल, रोल नंबर और मार्क्स के लिए एंटर की जाएगी। जैसे जैसे ये लूप हमारा चलता जाएगा और जिस कंडीशन के बेस पर ये सेटिस्फाइड होते जाएगा, पहले 0 इंडेक्सिंग के लिए वैल्यू इंसर्ट होगी, देन फिर 1 इंडेक्सिंग के लिए होगी, फिर 2 इंडेक्सिंग के लिए होगी, और जैसे ही हमारा i 3 होगा हमारा लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये हमारी एरे में डेटा इनपुट करवाने की लाइन है। और स्कैन एफ ये जो %m% डमी दिया है, एंटर विल बी स्टोर्ड इनटू डमी कैरेक्टर एट ईच इटरेशन, क्योंकि हमने डमी वेरिएबल यहाँ पर देखा होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि m% नेम ऑफ आई मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन यहाँ पे यूज़ किया है, सेकंड डायमेंशन यूज़ नहीं किया है। तो सेकंड डायमेंशन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमने डमी वेरिएबल यूज़ किया है, जो कि हर एक इटरेशन में अगर कोई अनदर कैरेक्टर आता है तो उसे भी वो स्टोर करेगा। इसे हम नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं तब भी हमारा नेम वैल्यू जो है वो नेम रखेगा। इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम अगर 1 डायमेंशन एरे भी यूज़ करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के लिए तो हम 1 डायमेंशन एरे भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 डायमेंशन करना चाह रहे हैं तो 2 डायमेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 1 डायमेंशन लिया, मतलब हमारा नेम भी अभी 1 डायमेंशन एरे ही पर ही काम करेगा, 1 डायमेंशन एरे वैल्यू ही पर एक्सेस करेगा। आई के हिसाब से आई जब इटरेट होगा तो जितने इटरेशन के साथ है उसकी वैल्यू वो क्या होगा, एंटर करता जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो हमारा हमने यहाँ पर फॉर लूप के इटरेशन के थ्रू अपने एरे एलिमेंट्स में डेटा इनपुट किया है, और नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम उन जो डेटास को हमने एंटर किया है हम उन्हें यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो एरे से चाहे डेटा इनपुट करना है या एरे से डेटा हमको रिट्रीव करना है, आउटपुट फॉर्म में लेना है, तब भी हमें लूप इटरेशन पर काम करना होता है। तो यहाँ पर सेकंड लूप इटरेशन हमने स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू हमने जब एरे में जो डेटा इंसर्ट किया है उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये प्रिंट होगा और हर एक लूप इटरेशन के साथ प्रिंट होगा, और आउटपुट में हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इटरेशन में मैंने नेम, रोल नंबर, मार्क्स डाला है। स्टूडेंट 1 का 1 उसका रोल नंबर है, अरुण उसका नाम है, 90, 91 ये उसके मार्क्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू एंटर करेंगे फर्स्ट लूप के थ्रू। फर्स्ट लूप में हमें ये मैसेज दिखाई देगा और हम वैल्यू एंटर करते जाएंगे, और सेकंड लूप के थ्रू हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होते जाएगी। यहाँ पर देखने पे एक कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी, अभी मैंने यहाँ पर जो है हमारी जो एरे को एक्सेस करने के लिए, एरे को में डेटा इंसर्ट करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए
हमने यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ हम 2 स्टूडेंट्स की या 3 स्टूडेंट्स की हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, 0 1 2। हम 3 स्टूडेंट की डेटा वैल्यूज़ को एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास अगर स्ट्रक्चर नहीं है और मुझे एक स्टूडेंट एंट्री के लिए कम से कम 100 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तब ये जो प्रोग्राम है वो मेरे लिए मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे उतने टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उतनी वैल्यूज़ को उतने टाइम्स इटरेशन हमको करवानी होगी, चाहे वो 10 टाइम्स हो, चाहे वो 50 टाइम्स हो, चाहे वो 100 टाइम्स हो। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड जब हमको मेंटेन करना है और हमारे पास कम स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं, अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट तक के भी रिकॉर्ड हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, 50 है, 100 है या 200 है, अगर इस टाइप का स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है तो हमारे पास हमारे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर होती जाएगी, जो उसके एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर होती जाएगी। मैंने उस प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे यहाँ पे लिखा भी है। The our program may fulfill our requirement of storing the information of an entity student. However, the program is very complex and complexity increase without the amount of the input. With the amount of the input. जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ही, अगर हमारे पास कम डाटा है, कम डाटा स्टोर करना है तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन अगर हमें हायर रेंज का डाटा, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं और उनके लिए अगर हमको डेटा इनपुट करना है, तब हमारे लिए रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास एंटर करने का एंटर करने के लिए जो हमने लूप एक्सेस किया है, ये आप लोग देख रहे होंगे आउटपुट में, तो 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को लिखने में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यही 10 स्टूडेंट होंगे तो मुझे 10 रिकॉर्ड एंटर करने होंगे। अगर 100 स्टूडेंट होंगे या 50 स्टूडेंट भी होंगे तो मुझे 50 टाइम्स डेटा एंटर करना होगा, जिसके थ्रू क्या होगी, हमारी रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो एरे हमारे लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखने के लिए बेस्ट वे नहीं है। द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द एरे आर स्टोर्ड कॉन्टिन्यूसली, बट ऑल द एरे में नॉट बी स्टोर्ड कंटिन्यूसली इन द मेमोरी। हम ये जानते हैं कि जब हम एरे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 एरे है, एक नेम का एरे है, एक रोल नंबर्स के लिए है, एक मार्क्स के लिए है। तो ये सारे एरे एक साथ एक कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, नेम जो है, नेम अपने लिए एक अलग कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेम जहाँ पर अपना मेमोरी लोकेशन ख़त्म कर रहा है वहीं से रोल नंबर स्टार्ट हो। ये सारे रैंडम मैनर में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब नेम हमारा कोई अनदर मेमोरी लोकेशन क्रिएट का कंटिन्यूस मैनर में, रोल नंबर हमारा कोई अनदर मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा कंटिन्यूस मैनर में, और मार्क्स एरे भी हमारा कोई रोल नंबर मार्क्स भी जो एरे है वो भी हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन करेगा, लेकिन रैंडम मैनर में, डायनेमिक मैनर में, रैंडम मैनर में। हम नहीं बोल सकते कि जहाँ पर नेम एरे ख़त्म हुआ है वहीं से मार्क्स एरे या रोल नंबर एरे स्टार्ट होगा। तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखी है, द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द एरे आर स्टोर्ड कंटिन्यूस, बट ऑल द एरे में नॉट बी स्टोर्ड कंटिन्यूस इन दी मेमोरी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एरे एक साथ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करें। C provides you with the additional and the simpler approach where we can use a special data structure, that is structure in which you can group all of the information of different data types regarding any entities। तो जो सेकंड टाइप है वो हमारे लिए बेस्ट है। क्यों है? इसलिए क्योंकि
हम जब स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम स्ट्रक्चर का यूज़ करें। स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिफरेंट डेटा आइटम्स को, डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा आइटम्स को एक जगह स्टोर करने में मदद करता है, और वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के साथ। तो हमारा जो सेकेंड अप्रोच है स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने का, वो है हमारा स्ट्रक्चर। तो अब हम सेकेंड अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड अप्रोच है यूज़ ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, और वो है हमारा स्ट्रक्चर। तो पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर इन अ सी इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स का कलेक्शन करेंगे वो यूज़र पर डिपेंड करता है। यूज़र किस एंटिटी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहा है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर है वो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ डेटा टाइप्स या कितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स वो अपने स्ट्रक्चर में रखना चाहता है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, स्टूडेंट एंटिटी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो हो सकता है मैं सिर्फ रोल नंबर या मार्क्स रखूं, हो सकता है मैं रोल नंबर, मार्क्स और नेम रखूं, हो सकता है मैं रोल नंबर, मार्क्स और एज रखूं। तो ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, इसलिए इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। दैट अनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इन सब डेटा टाइप्स को हम एक जगह पर कलेक्ट करके रखते हैं और उन्हें एक्सेस कर पाते हैं बाय द स्ट्रक्चर, और वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अ मेंबर। जो भी एलिमेंट हम स्ट्रक्चर में रखते हैं उन्हें हम मेंबर कहते हैं। स्ट्रक्चर सिमुलेट्स द यूज़ ऑफ द क्लासेस एंड टेम्पलेट्स एंड इट कैन स्टोर द वेरियस इंफॉर्मेशन। जो स्ट्रक्चर है वो हमारे क्लासेस और टेम्पलेट्स का जो डेफिनेशन है, जो यूज़ है, उसे सिमुलेट्स करता है, उसके मतलब उनकी तरफ हम बढ़ावा देता है। हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। मतलब सबसे पहले सी ने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, और उसे इन्हेंस्ड करके, उन्हें अपडेट करके और उन्हें इंटीग्रेट करके नए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए गए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों ने सुना होगा C++, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन्हेंस्ड की गई हैं, अपडेट की गई हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक जगह पे कलेक्ट करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। जब भी हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। आपको मैं इसका मैंने नीचे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है, देख रहे होंगे आप लोग। स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करने वाला कीवर्ड है। उसके बाद हम वो स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, उस एंटिटी का नाम। जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद मैं अपने एंटिटी का नाम रखूँगी, डेटा स्ट्रक्चर का नाम रखूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगी, और यहाँ पे डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2 अप टू डेटा टाइप मेंबर n। तो मैंने आप लोगों को कहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डेटा आइटम्स का, डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, और ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेटा आइटम्स रखना चाहता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 है तो आप 3 रखेंगे, 4 है 4 रखेंगे, 5 है 5 रखेंगे, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। और इन्हीं डेटा आइटम्स को इस स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर।
तो इन्हें हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं डेटा मेंबर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। देन आपका कर्ली क्लोज होगा और फिर उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमारा सिंटैक्स है स्ट्रक्चर को लिखने का। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद मैंने एम्प्लॉय नाम लिखा है अपने स्ट्रक्चर का, और मेरे डेटा आइटम्स हैं इंटीजर टाइप के, और वो है आईडी। इंटीजर टाइप का एक डेटा आइटम मैंने क्रिएट किया है, डेटा मेंबर बनाया है यहाँ पर, और आईडी हमारा वो डेटा मेंबर है जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। दूसरा है हमारे पास नेम, जो कि कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हम डिफरेंट डेटा आइटम्स को या डेटा टाइप्स को एक जगह में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर, नेम, और नेम हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और थर्ड वन है हमारा सैलरी, और सैलरी जो है वो हमारा फ्लोट वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोट, कैरेक्टर और इंटीजर इनका कलेक्शन किया है एक ही स्ट्रक्चर में, और वो है हमारा एम्प्लॉय। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू इन सारे डेटा आइटम्स का कलेक्शन करते हैं तो वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है। हम लोगों ने इसके प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था, हम एरे बना रहे थे, लेकिन एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन तो रखता है, लेकिन हर डेटा आइटम्स, हर डेटा एरे जो हमने क्रिएट किया था वो एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी में होंगे ये हम नहीं कह सकते। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो जब इन सारे डेटा आइटम्स को, इन डेटा मेंबर्स को जब वो स्टोर करता है मेमोरी में, तो उनका मेमोरी लोकेशन कैसे होगा वो मैं आपको, ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जब हम एक कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो सारे डेटा आइटम्स हैं वो किस तरीके से मेमोरी में लोकेट होंगे। तो देखिए जो फर्स्ट लोकेशन है ये हमारे इंटीजर वेरिएबल आईडी का है, और उसकी मेमोरी रेंज यहाँ पर स्टार्ट हुई है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लोकेशन हमारे कैरेक्टर वेरिएबल नेम का है, उसके लिए हम लोगों ने 10 बाइट क्रिएट की हुई है। 10 मतलब 20 कैरेक्टर है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर उसके लिए वैल्यू स्टोर की गई है। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी किसकी, फ्लोट की। तो फ्लोट वेरिएबल हमारा सैलरी है, जो कि मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो जब हम मेमोरी साइज़ देखेंगे स्ट्रक्चर का, जब हम स्ट्रक्चर का मेमोरी साइज़ देखेंगे तो हमारा जो इंटीज़र है, जो इंटीज़र की वैल्यू है वो यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये लॉन्ग इंटीज़र है, हम लॉन्ग इंटीज़र ले रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीज़र की रेंज होती है हमारी 4 बाइट। तो मेमोरी का जो साइज़ होगा वो कितना होगा, मतलब टोटल अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर का मेमोरी लोकेशन देखें तो इंटीज़र की 4 बाइट, आपके नेम की 10 बाइट, और आपके फ्लोट वेरिएबल की 4 बाइट। तो टोटल जो मेमोरी लोकेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 18 बाइट, 4 4 8 और प्लस 10 18 बाइट। यहाँ पर मान लीजिए अगर ये हमारा शॉर्ट इंटीजर है, मतलब 2 बाइट की मेमोरी रखता है, तो ये 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन होगा। यहाँ पर मैंने नेम यूज़ किया है तो ये 20 बाइट्स, नेम कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो ये 20 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, 1 बाइट की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा। और फ्लोट हमारा 4 बाइट रखता है, तो यहाँ पे 4 बाइट की मेमोरी लोकेशन यूज़ होगा। यहाँ पे डायग्राम पे मैंने जो डायग्राम मैंने आपको शो किया है उसमें जो बाइट लोकेशन है वो थोड़ी अलग है, लेकिन इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर का मेमोरी लोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। मतलब आपके इंटीजर के जस्ट बाद आपका नेम एरे स्टार्ट हुआ है, और उसके जस्ट बाद आपका फ्लोट वेरिएबल के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है। अब ये जो मेमोरी है, मेमोरी ऑक्यूपाई किया गया है, ये इनके सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। जैसे पहले इंटीजर है तो इंटीजर के लिए, फिर उसके बाद कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए, और फिर उसके बाद फ्लोट है तो फ्लोट के लिए। तो जब हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो स्ट्रक्चर जो है मेमोरी
जब मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में करता है, मतलब हर एक डेटा टाइप के ख़त्म होने के बाद दूसरे डेटा टाइप के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है। जैसे यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये यहाँ पर देखिए जिस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है वो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम है 10 बाइट का, 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है, और फ्लोट सैलरी। तो पहला जो इंटीजर है वो मेरा, हम जानते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स की भी बहुत वेरिएशन है। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर जो हमारा स्पेशल ऑपरेटर है उससे हम ईएमपी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी हम टोटल मेमोरी बाइट निकाल रहे हैं। तो 4 + 10 + 4 = 18 बाइट, मतलब टोटल 18 बाइट उसने हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल ईएमपी के लिए ऑक्यूपाई किया है। और हर एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो 1 बाइट को शो कर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि हर एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो 1 बाइट को शो कर रहा है। अब जब हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर से इंटीजर की बाइट भी निकाली जा रही है, तो 4 बाइट मिल रही है, कैरेक्टर की 1 बाइट और फ्लोट की 4 बाइट, और उसके थ्रू हमें टोटल साइज़ हमारी स्ट्रक्चर की जो टोटल मेमोरी लोकेशन साइज़ है वो मिल रही है आपको 18 बाइट। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सी का, कि जब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो वो किस तरीके से मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। तो हर के लिए वो जिस टाइप का डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है उस टाइप का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन कंटिन्यूअस में इंटीजर जिस सीक्वेंस में आपने जिस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर क्रिएट करते समय अपने डेटा टाइप्स को रखा है, उसी सीक्वेंस में वो मेमोरी में भी उनको क्या करेगा, उनके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इंटीजर है, देन कैरेक्टर है, देन फ्लोट है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझ गए होंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड है जो कि एम्प्लॉय नेम को बता रहा है, और स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू हम एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और आईडी, नेम और सैलरी जो है वो हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले किया है। स्ट्रक्ट जो है वो हमारा कीवर्ड है, और एम्प्लॉय वो टैग है, या बोलना चाहिए वो नेम है जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, स्ट्रक्चर को शो करेगा। क्योंकि हम जब भी कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर हमारे उस डाटा स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है एम्प्लॉय, और उसके मेंबर जो हैं, जो अलग अलग डेटा टाइप्स को, अलग अलग डेटा आइटम्स को हैंडल करेंगे, अलग अलग डेटा टाइप्स के होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर और फील्ड ऑफ ए स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू हम डिफरेंट डाटास का एक जगह में कलेक्शन कर पाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में इस स्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हम एक समय में एक ही जगह से एक साथ डिफरेंट डेटा आइटम्स को, डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा एलिमेंट्स को, डेटा आइटम्स को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे की जो इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था, जो एरे की जो इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी थी अब वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि हम एक बार में सारे डेटास को एक बार में इंसर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमें एरे के बजाय स्ट्रक्चर क्या वो फैसिलिटीज़ या वो क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे हम स्ट्रक्चर को यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का किस तरीके से मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है, और एरे को यूज़ करने से हमारे पास, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है और हम एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो एरे को यूज़ करने से हमारे पास किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब हमें लार्ज नंबर ऑफ
रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और वो सारे रिकॉर्ड्स एक डेटा टाइप के ना होके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के होंगे। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से मतलब ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के थ्रू हमें स्ट्रक्चर की जो मेमोरी लोकेशन है उसके बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस सीक्वेंस में हम डेटा टाइप अपने स्ट्रक्चर में देंगे उसी सीक्वेंस में हमारा मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा और वो भी कंटिन्यूअस मैनर में होगा। इंटीजर वैल्यू जैसे ही फिनिश हो, इंटीजर की ऑक्यूपेशन मेमोरी जैसे ही ऑक्यूपाइड हो जाएगी, जस्ट उसके बाद हमारे कैरेक्टर के लिए ऑक्यूपाइड की गई है और जस्ट उसके बाद हमारे फ्लोट के लिए ऑक्यूपाई की गई है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर डेटा टाइप को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उनके डेटा मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये काम एरे के साथ भी कर सकते हैं। हमको अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो हम एरे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर होगी, जो इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हायर होगी। तो उन सब कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सी में एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट फीचर है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू हमारी इनपुट कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जब स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर का जो मेमोरी लोकेशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऑक्यूपाइड करता है, जिससे हमारा सारा डेटा एक जगह एक मेमोरी एड्रेस में मतलब एक जगह में ऑक्यूपाइड होता है, जबकि एरे में ये नहीं होता। एरे में हमारे जितने भी एरे वेरिएबल हैं वो रैंडमली अपना मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।